नाज़रीन, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के ऊपर एक डिसाइसिव वॉर जो है वो लॉन्च की है, और जिसके अंदर अगर वो अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो रीजन को मुकम्मल तौर पर अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करेगा। यहां पर जो मुकम्मल ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो उसके कंट्रोल में होंगे, यहां की जो सारी पॉलिसी है वो उसके कंट्रोल में होगी, और वो बॉर्डर्स को भी रीड्रा करेगा। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, बहुत सारे मुल्क जो है वो टूट सकते हैं, और जो बॉर्डर्स हैं वो रीडिफाइन होंगे, रीड्रा वो करेंगे, और चाइना को वो इस रीजन से जब वो एक्सपेल करेंगे। ऑलरेडी गल्फ ममालिक जो हैं उनके ऊपर यह दबाव था कि आप चाइना को यहां से जब वो निकालें, लेकिन ये गल्फ मुल्क इस हवाले से स्टैंड ले रहे थे कि हम चाइना को जो नहीं निकालेंगे। तो अब आप देखिए कि अमेरिका ने इनको भी जंग के अंदर ड्रैग किया है जानते बुझते हुए, और इनके ऊपर जब वो फॉल्स फ्लैग कर रहा है इनके एनर्जी रिसोर्सेज को जब वो, तो बहरहाल अब ये उनके लिए डिसाइसिव वॉर है, यानी उन्होंने इसको इस अंदाज के अंदर जब वो शुरू किया जिस हद तक वो आगे आकर खुद जब वो सामने आए करना। इससे पहले तो इजराइल ने भी हमला किया था, लेकिन अगर वो इसमें हार गए, और उनकी हार क्या है? ईरान का सर्वाइवल। अगर ईरान एज अ स्टेट सर्वाइव कर गया और वो ईरान के हिस्से बखरे ना कर सके, और ईरान रेजिस्ट करता रहा, चाहे वो 6 मिसाइलों की सूरत में ही हो, चाहे वो 8 ड्रोन्स की सूरत में ही क्यों ना हो, और ईरान इसमें कामयाब रहा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रखा और ये नहीं खुलवा सके, दैट वुड बी द विक्ट्री ऑफ ईरान। और यानी ईरान का सर्वाइवल ही उसकी विक्ट्री है। ईरान की शिकस्त को इस तरह से नहीं मापा जाएगा कि उसका इतना नुकसान हुआ है। ईरान की ये जो सारी जंग है इसको इसी अंदाज में सिर्फ मापा जाएगा कि ईरान क्या सर्वाइव किया। तो अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि दे विल बी ड्रॉन आउट ऑफ द रीजन। अमेरिका का यहां से बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है, और वो हमेशा के लिए इस रीजन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे ब्रिटिशर से निकल गए। फिर 400 साल बाद अगर ये दुनिया कायम रही तो 200 साल के बाद अगर फिर उनको कोई इक़्तिदार मिलता है तो वो वापस आए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस सदी के लिए तो उनकी कोई एंट्री जो है वो इस मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली नहीं है। वो इस तरह से इस रीजन से निकलेंगे, और जो इनविंसिबल सुपर पावर का उनका स्टेटस है वो भी खत्म होगा। इनकी इकॉनमी भी बहुत बुरे तरीके से हिट होगी, और जो इनकी सियासत है इसके ऊपर भी बहुत बड़े नताइज जब वो आएंगे। खुद आप देखें कि अमेरिका में जो इस वक्त ऑलरेडी मज़ामत तो है बहुत शदीद दर्जे की है। इवन सेनेट ने वो रेजोल्यूशन पास नहीं की, लेकिन उसमें आप देखिए कि वोटों का फर्क कितना है, 5 वोटों का फर्क है, 5 से 6 वोटों का। रेजोल्यूशन सेनेट में लाई गई थी कि जंग का इख्तियार जो कांग्रेस को दिया जाए, लेकिन वो पास नहीं हो सकी, फर्क सिर्फ 6 वोटों का। तो ऑलरेडी वहां पर एक दबाव है, प्रेशर है, और जो यहां से इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ेगी, और एक अमेरिकी एनालिस्ट ने यह कहा था कि व्हेन अमेरिकन फील के उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसमें मसला आ रहा है, तो देन फिर जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिकी करता धरता है तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा कि वो ये जो इजराइल के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है और ये जो सारी जंगें हैं इसके हवाले से अब वो कोई इकदाम उठाएं और इसको खत्म करें। तो यहां पर जो इकोनॉमिक कॉस्ट इनको पे करनी पड़नी है, तो उसका वहां बहुत ज्यादा दबाव जब उन पर फिर पड़ना जब शुरू हो जाएगा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का मकसद ही है। अच्छा, अब नज़ीर ईरान की जानिब से बहुत बड़े हमले और हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़े हमले किए गए हैं। सेंटकॉम ने 100 डेज मांग लिए हैं। सेंटकॉम ने कहा है कि हमें 100 डेज दिए जाएं ये जंग जारी रखने के लिए, 100 दिन और लगेंगे ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये अब उनकी अपनी कैलकुलेशन है, शॉर्ट वॉर, 4 दिन की जंग, 2 दिन की जंग, और अब वो चले गए हैं 100 दिन के ऊपर। और ये सेंटकॉम खुद कह रहा है, यानी सेंटकॉम ने कह दिया तो समझे 100 दिन अब हो गए, यानी अब 100 दिन तो कम से कम ये जंग चलेगी। तो सेंटकॉम ने ये 100 दिन किस बुनियाद पर मांगे हैं? वैसे ट्रंप ने 100 दिन मांगे थे जब वो इलेक्ट हुआ था, और कहा था कि 100 दिन में वो सब ठीक कर देगा, अमेरिकी इकॉनमी बहुत ऊपर होगी, दुनिया में अमन होगा, यूक्रेन की जंग रुक चुकी होगी, वो तो उसने 24-48 घंटों में रुकवानी थी, सो ऑन। तो अब सेंटकॉम ने 100 दिन मांग लिए, दैट मीन्स कि उनकी अब ये असेसमेंट है कि ईरान 100 दिन तक रेजिस्ट कर सकता है। ईरान 100 दिन तक जब आगे से जवाबी अटैक जब वो कर सकता है। एंड अगेन ये भी उन्हीं की कैलकुलेशन है, पता चले कि 100 दिन के बाद कहें कि हमें 100 दिन और चाहिए, तो बहरहाल 100 दिन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, 100 दिन ईरान के हमले जब जारी रहेंगे। और आज देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया है, और ईरान बड़ी साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक जंग जब लड़ रहा है। ईरान ने आज अमेरिका की जो कोर पावर है उसको हिट किया है, और वो है उनके रडार्स, उनके थार्ड सिस्टम्स, क्योंकि जब ये फारिग हो गए तो उसके बाद तो फिर ईरान यहां से 4 ड्रोन भी भेजेंगे तो वो जाकर हिट करेंगे। और ये इतने महंगे रडार्स हैं, इतने महंगे ये सिस्टम्स हैं कि इनको फौरी तौर पर रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वैसे भी इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और इनको रिप्लेस भी जब नहीं किया जा सकता है। तो आज ईरान ने जॉर्डन में भी जो रडार है उनका, ये बहुत कीमती रडार था, वैसे इसकी कीमत तो $500 बिलियन है, और ये पूरे रीजन में जो अमेरिकी ऑपरेशंस हैं उनको ये सपोर्ट करता है। और जो थर्ड का जो इंटरसेप्शन है वो भी इस रडार के साथ जुड़ा हुआ है। तो थर्ड भी काम नहीं कर सकता, बेशक उसकी बैटरी मौजूद है, बेशक उसके इंटरसेप्टर मौजूद हैं, अगर ये रडार नहीं है तो वो थर्ड भी उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेगा। समझने कि उसकी इफेक्टिवनेस जब वो 20% के ऊपर जब वो आ जाएगी।
तो आज ईरान ने जब वो बड़ी कामयाबी के साथ इस रडार को भी जॉर्डन में भी हिट कर दिया। तो ये जो गल्फ स्टेट्स का या जॉर्डन का ये दावा है ना कि जी हमसे तो जहाज नहीं उड़ रहे, ओ भाई अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी है ही इन बेसिस का नाम। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी इन बेसिस को कहते हैं। अगर ये बेसिस नहीं है तो अमेरिका ने कहां से जहाज उड़ाने हैं? ये रडार्स ये सारा कुछ उसी के साथ लगा हुआ है ना, ये सारा कनेक्टेड है। गल्फ का एक कंट्री जब वो भरा पड़ा है मोसाद से, तो वो यहां पर बैठे हैं, सीआईए जगह जगह पर बैठी हुई है। तो इसलिए ईरान ने वाजे पहले कर दिया था और अब वो अपने हमले बाकायदा एक्सपैंड भी कर रहे हैं गल्फ स्टेट्स के अंदर भी अपने हमले। अमेरिका और इजरायली टारगेट्स को मोसाद जहां पर बैठी हुई है, अमेरिका देखना वो बेसेस से निकलकर होटल्स के अंदर चले गए। और जॉर्डन में आज उनको ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल जो है वो भी दागे हैं, ये बहुत ज्यादा तबाही इजराइल के अंदर मचा रहे हैं। और हिजबुल्ला ने क्या किया? हिजबुल्ला आज डीप इनसाइड इजराइल चली गई है, उन्होंने हाइफा नेवल बेस को भी हिट कर दिया है। असल में इजराइल जो है वो बड़ी खौफनाक बमबारी बैरूत के ऊपर कर रहा है, सदरन लेबनान के ऊपर कर रहा है। तो हिजबुल्ला भी एक डिसाइसिव वॉर के तौर पर इसमें दाखिल हो चुकी है। ये डू और डाई सिचुएशन है फॉर ईरान एंड रेजिस्टेंस। तो वो इसी अंदाज में इस जंग को लड़ रहे हैं। पहले ही दिन ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस जंग को ट्रंप के लिए बहुत बड़ा गैम्बल कहा था कि ये उसने गैम्बल किया, वो जमीनी हकायक को जानता नहीं है। और ये गैम्बल आज साबित भी हो रहा है कि अच्छा। तो ईरान उधर हिजबुल्ला ने क्या किया है? हिजबुल्ला ने कहा है सैकड़ों और ये हजारों सेटलमेंट्स भी हो सकती हैं कि यहां से निकले। जो इजरायली सेटलर्स हैं बॉर्डर से 5 किलोमीटर तक सारे के सारे सेटलर जब निकल जाए, तो 5 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। यानी बॉर्डर, सारा जो बॉर्डर है उसके पूरे बॉर्डर के साथ साथ 5 किलोमीटर जो है सारी की सारी सेटलमेंट्स खाली कर दी जाए। तो ये हजारों सेटलमेंट जब बन सकती हैं और ओवरऑल ये लाखों सेटलर्स बन सकते हैं, 2, 3, 4 लाख ये सेटलर्स हो सकते हैं। तो इनको हिजबुल्ला ने कहा कि फौरी तौर पर ये खाली करें, क्योंकि इजराइल जब वो बेरूत पर बमबारी कर रहा है, पूरे सदरन लेबनान पर बमबारी कर रहा है और उसने सदरन लेबनान में कहा है कि यहां से इवैक्यूएशन करें। तो इजराइल जब वो लेबनान के अंदर तक कम से कम 8 किलोमीटर तक का इलाका अपने कब्जे में लेना चाहता है, ठीक है ना। और 8 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया कि सारे बॉर्डर के साथ साथ 8 किलोमीटर, तो ये बहुत बड़ा रकबा बनता है, बहुत बड़ा रकबा बनता है। तो हिजबुल्ला ने कहा 5 किलोमीटर तक जब निकलो यहां से, तो ये सारे अब बढ़ेंगे तल अवीव की तरफ, हाइफा की तरफ, सेंट्रल इजराइल की तरफ जाएंगे। और वहां पर ऑलरेडी जो सूरत हाल है वो आपको पता ही है, वहां पर ईरान के मिसाइल बरस रहे हैं। और एनी ऑफ द टाइम आपको यमन जब इस जंग में एंटर होगा तो फिर एंटर होता हुआ वो सबको नजर भी आएगा। अब जो कुर्द फैक्टर है वो भी जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर देते हैं। कुर्द फैक्टर नाज़रीन, अब ये खबर है कि जी 30 से 40 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 40 हजार इसके करीब कुर्द फाइटर्स हैं जिनको पिछले कई महीनों से सीआईए ट्रेन भी कर रही है। मोसाद और सीआईए ट्रेन कर रहे हैं इनको बाकायदा इराक के अंदर। इधर आप देखिए कि ये नारा लगा रहे थे, ढोंग कर रहे थे मुज़ाकरात का। हालांकि ये जो जंग है ना ईरान की जंग, ये आज से 20-24 साल पहले डिसाइड हो चुकी है। 24 साल पहले ये डिसाइड हो चुकी है और ये खुद अमेरिकी जनरल्स बताते रहे। वही जो 9/11 के बाद जो 7 ओआई से मुल्कों को डिस्ट्रॉय करने की बात की गई, तो उन्होंने 7 से ज्यादा मुल्कों को किया है और ईरान रह गया था। तो ये वही जो एब्स्टीन एलीट है वही अमेरिकी पॉलिसी को जब वो चला रही है। और अमेरिकन आप देखें कि उन्होंने वोट किया एक ऐसे शख्स को जो जंगे रोकने का दावा लेकर आया, और हो क्या रहा है? बिल्कुल उलट हो रहा है। दैट मीन्स कि वहां पर जो जमहूरियत हमें नजर आती है, वैसे तो जमहूरियत अच्छा निजाम है, ये होना चाहिए और इंतकाले इक्तदार का ये अच्छा ही तरीका है, लेकिन जो वेस्टर्न जमहूरियत और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशन बेचा गया है तीसरी दुनिया के मालिक को और ओआईसी मालिक को, ये सब एक जोक था। ये जोक के अलावा कुछ भी नहीं था, ये अब जोक साबित हो रहा है दुनिया के ऊपर। और ये ऑर्डर इन्होंने फारिग कर दिया, सिर्फ इजराइल के एक्सपेंशन के चक्कर में इन्होंने अपना ऑर्डर जब फारिग कर दिया, ये बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं और इनकी इकॉनमीज का आप देखिएगा सत्यानाश होगा। ये सब कीमत ये इजराइल के लिए चुका रहे हैं। तो अब जनाब अली 30 से 40 हजार कुर्दों को सीआईए और मोसाद ट्रेन कर रही है पिछले कई महीनों से, उन्होंने दाखिल होना है। अब सवाल जो सबसे बड़ा है कि उसके बाद क्या? उसके बाद ज़ाहिर है ईरान के अंदर खाना जंगी वाली सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि जो ईरान की साइड पर कुर्द है उनके साथ भी ट्रंप डायरेक्टली बात कर रहा है। मार्को रूबियो मौजूद है, जेडी वैंस मौजूद है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर मौजूद है और कितने ऑफिशियल मौजूद है। नहीं, ट्रंप खुद बात कर रहा है और नेतन्याहू डेफिनेटली इनके साथ जब वो बात कर रहा होगा तो उनको वादा दिया जा रहा है कुर्दिस्तान का। अच्छा, कुर्दिस्तान कौन सी लैंड पर बनना है? तुर्की, ईरान, इराक और शाम की लैंड पर कुर्दिस्तान बनना है। तो इधर ग्रेटर इजराइल होगा जो शाम, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र की सरजमीन पर होगा, और जहां ग्रेटर इजराइल खत्म होगा वहां से आगे कुर्दिस्तान शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसी को कबूल नहीं है, टर्की को ये बिल्कुल अफोर्डेबल ही नहीं। और अहमद अल शरा जो इजराइल को अपना दोस्त कह रहा था, उसके लिए भी अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि एसडीएफ के साथ जो मुआहिदा हुआ था, अब एसडीएफ को फिर हलाशेरी दी जा रही है कि नहीं हथियार उठाओ और लड़ो। क्योंकि तमाम कुर्दों के साथ, शाम के, इराक के, ईरान के, इन तमाम कुर्दों के साथ जब वो ट्रंप ने जब वो कॉल किया और उनको वादा किया कि तुम्हें कुर्दिस्तान यहां पर बना के देंगे और आज़ादी का वक्त आ गया।
अब ये अगर कुर्द दाखिल होते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये दाखिल हो जाएंगे, वैसे तो टर्की, इराक की गवर्नमेंट, ये सब इनको वार्न कर रहे हैं, बाकी भी इनको खबरदार कर रहे हैं कि ये गलती मत करना। और ईरान ने डायरेक्टली जाओ इराकी कुर्दों की लीडरशिप को जाओ कॉल किया, लेकिन ये दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। इन पर प्रेशर जो शदीद है, क्योंकि अगर ये वहां पर जो इराकी कुर्दिस्तान है ये मौजूद है तो अमेरिका ही की वजह से मौजूद है, तो उन्होंने इसको रखा हुआ था खास काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो इन पर प्रेशर शदीद है और ये दाखिल हो भी सकते हैं। तो इसके नतीजे में ये क्या कोई ईरान का बड़ा हिस्सा जाकर कंट्रोल कर लेंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं है। वहां पर लड़ाई होगी, शदीद लड़ाई होगी, खौफनाक लड़ाई होगी, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज इसके अंदर होंगी। आपस में एक दूसरे को, जाहिर है आपस में ही अब लड़ाई हो रही है ना, तो अमेरिकी नीचे नहीं उतरेंगे, वो सिर्फ ऊपर से बम मारेंगे, वो ऊपर से बम। और इसराइल कह रहा है सवाल ही पता नहीं था ईरान में अपनी फौज उतारें, ये तो इम्प्रैक्टिकल सी बात है। तो ऊपर से बम मारेंगे, वो नीचे नहीं उतर सकते, तो नीचे उतारेंगे कुर्दों को। ये कुर्द जो मर्जी कर लें, IRGC बसीज फोर्सेस ये सब इतने ट्रेंड है, ईरानियन आर्मी इतनी ट्रेंड है कि वो इनको टिकने नहीं देगी। विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स जो है वो इनको फारिग कर देगी। हाँ, अलबत्ता नुकसान यहां पर बहुत ज्यादा होने वाला है और एक बिल्कुल खौफनाक और बेरहम खेल यहां पर शुरू होने जा रहा है। और तुर्की बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहां पर जो है वो ये कुर्द ज्यादा बड़ी ताकत में आते हैं और वो ज्यादा एरिया कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसके बाद दोबारा तुर्की की है। तो इसी तरह से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहां पर भी ये सारी छेड़छाड़ की जा रही है और मजीद की जाएगी। तो यहां पर सिर्फ एक बात है कि चूंकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों मजबूत ममालिक हैं और दोनों की एक रेड लाइन है कि वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर छेड़छाड़ कबूल नहीं करेंगे, तो ये दोनों मजबूत ममालिक हैं, फिर इनकी मजबूत मिलिट्री है, तो ये लॉन्चिंग पैड नहीं बनेंगे दोनों, ठीक है ना, उधर वो कुर्दों के लिए और ये यहां पर सिस्तान बलूचिस्तान वाले मामले के ऊपर। तो इसलिए ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो ये सारे बेरहम खेल खेलेंगे तो सही, लेकिन अल्टीमेटली वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स की जो है वो राय है। हाँ, अगर अमेरिकी फौज उतरती है तो फिर वो IRGC को जब पीछे धकेल सकती है, लेकिन फिर क्या होगा कि वो जो तालिबान वाली और अफगानिस्तान वाली गुरिल्ला जंग है वो उस तरह की शुरू हो जाएगी, तो अमेरिका को फौजें उतारना पड़ेंगी, जो कि जाहिर है कि वो नहीं उतार सकते हैं। और अगर उतारेंगे तो फिर वो अल्टीमेट अपना जो नुकसान है वो देखेंगे। एक और चीज है, एक और पायलट, एक और जो इनका जेट है वो ईरान दावा कर रहा है कि हमने गिरा दिया। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, अगर इनका कोई जेट गिरता है ईरान की सॉइल के अंदर, तो वहां पर पायलट कहां पर गिरेगा? उसी सॉइल, ईरानी सॉइल पर गिरेगा। तो अगर ईरानियों ने वो कैप्चर कर लिया तो फिर क्या? तो इधर एक अमेरिकी फौज तैयार बैठी हुई है कि अगर कोई भी पायलट गिरता है ईरानियन सॉइल के ऊपर तो फिर ये कमांडो एक्शन करके उस पायलट को बचाएंगे। लेकिन कमांडो एक्शन करते करते जो रेस्क्यू फोर्सेस जाएंगी, अगर वो हिट हो गई, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर जाएंगी ना, तो अगर वो हिट हो गई तो फिर क्या होगा? तो ये एक बड़ी ह्यूमिलिएशन ट्रम्प साहब का इंतजार कर रही है कि अगर पायलट कोई गिरता है वहां पर, क्योंकि उनके जहाज अब जब गिरना शुरू हो गए। चाइना के बारे में ये रिपोर्ट्स पहले भी वार्न करते रहे हैं अमेरिकी, इवन इजरायली जो एक्सपर्ट्स हैं, कि चाइना अगर इसमें एंटर हो रहा है तो रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो जाएंगे, रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे, जंग का जब पासा पलट जाएगा। तो चाइना तो इसमें बस इतना ही फर्क है कि चाइना की फौज और चाइना की जंगी तैयारी वो इसमें बरह रास्त हिस्सा नहीं ले रहे, बाकी हर चीज है। चाइना का बेदो सिस्टम, चाइना की साइबर कैपेबिलिटीज, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, चाइना की सबमरीन्स, चाइना के नेवल शिप्स, चाइना के एजेंट्स, चाइना की इंटेलिजेंस और चाइना की स्पेस आर्मी, ये सब के सब जब इस वक्त ईरान को मदद कर रही है। और जो अचीवमेंट्स ईरान ने हासिल किए हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, जो आज की हैं, ये चाइना की मदद के बगैर शायद हो ही नहीं सकती। ये जो सोफिस्टिकेशन ईरान दिखा रहा है, यानी उसको कामयाब करने में और उसको इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में, वो चाइना का बुनियादी रोल है। अब हुआ क्या है कि जनाब अली, चाइना के जो सैटेलाइट्स हैं एक बार फिर एक्टिव हुए हैं और चाइना के सैटेलाइट्स ने इमेजेस जो हैं वो तमाम गल्फ स्टेट्स में जो अमेरिकी बेसेस हैं और जो जॉर्डन की बेस है वो जारी कर दी है पब्लिकली। चाइना के सैटेलाइट्स इस वक्त एक एक मालूमात, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जब वो ईरान को दे रहे हैं, कौन सी बेस पर कितनी डिस्ट्रक्शन हो गई है, कौन सी बेस पर क्या बचा पड़ा है और डिस्ट्रॉय हुआ है तो कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, कौन सी बेस पर नए एसेट्स लाए जा रहे हैं, कौन सी बेस से निकाला जा रहा है। बहुत जल्द आपको डिगो गार्सिया भी अंडर अटैक जब नजर आएगा, वो भी बैटलफील्ड बनने वाला है, क्योंकि यहां से अमेरिका एसेट निकालकर वहां पर जब लेकर जा रहा है। तो यहां से पहले ईरान फारिग हो जाए, फिर आपको उधर भी नजर आएगा। तो चाइना ने यानी ईरान के तमाम दावों को सच साबित करके दुनिया के सामने रख दिया कि चाइना जो ईरान सोफिस्टिकेशन की बात कर रहा है कि उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, ये किया है, ये इनका भुरकस निकाला है, वो सारी बातें सही हैं। उन्होंने तमाम जो बेसेस हैं उनकी सैटेलाइट इमेजेस दुनिया के सामने पेश कर दी हैं कि ये देखो, ये नुकसान किया ईरान इनका। अभी तक अगर आप नोट करें, अमेरिका और इसराइल इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, जिनको फ्रांस भी पीछे खड़ा है, बरतानिया भी खड़ा है, जर्मनी भी खड़ा है, इटली भी खड़ा है, सारे के सारे खड़े हैं, उस सब के बावजूद कामयाबी क्या है वैसे इनकी? कारपेट बॉम्बिंग करना तेहरान पर, ईरान की लीडरशिप को निशाना बनाना, ये इनकी कामयाबी है। भाई कामयाबी क्या है? असैसिनेट करना एक 86 साल शख्स को। और आप जानते हैं कि ईरानियन नेशन और रेजिस्टेंस की ये उन्होंने साबित करके दिखाया हुआ है कि वहां पर जो है वो एक शख्स कुछ भी नहीं होता है, किसी एक शख्स के जाने से कुछ भी नहीं रुकता है। ईरान ने और रेजिस्टेंस ने अपने आप को इसी अंदाज में तैयार कर रखा है
और दहाइयों से इस बात को साबित कर रहे हैं। हमास के कितने ही लीडर्स को असैसिनेट इसराइल कर चुका है। तो क्या ईरान के लीडरशिप को असैसिनेट करने के बाद मामला रुक गया? 70 मिनट के अंदर ईरान ने जवाब दिया। तो आप इस बात को समझे, उनको अचीवमेंट कुछ भी नहीं हुई, कख अचीव नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि वो अस्पतालों पर बमबारी कर रहे हैं, स्कूलों पर बमबारी कर रहे हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। और ये इनका तरीकाकार है। ये बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं उस नेशन को, इतनी तकलीफ देते हैं कि वो बस सरेंडर कर दें, वो इनके घुटनों में, इनके पांव में बैठ जाए। जैसे वो आप वाइकिंग्स के बारे में सुनते हैं, उसके बाद मंगोल्स आए, मतलब तबाही जिन्होंने जाकर पहले तबाही मचानी होती है। तो यही इनका तरीकाकार है। लेबनान में जिस तरह की ये खौफनाक बॉम्बिंग कर रहे हैं, गजा हमने देखा है, अब ईरान के ऊपर ग्रेट सिविलाइजेशन, उसके ऊपर ये कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। ये अचीवमेंट है इनकी। ईरान प्रिसाइजली हिट कर रहा है, ये कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो अचीवमेंट कुछ नहीं है, जुल्म है। और सिविलियन, अगर वही काम वहां पर प्यूटन ने किया होता, प्यूटन ने अगर उसका पलड़ा आज भारी है तो सिर्फ इस वजह से है कि वो एक प्रॉपर वॉर लड़ा है। अगर वो भी वहां पर यही काम कर रहा होता जो ये कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की को निशाना नहीं बना सकता। प्यूटन को पता नहीं है कि ज़ेलेंस्की कहां पर बैठता है, या उनके बमबार जब वो बंकर्स को तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक तरीकाकार होता है। ये कुछ ना कुछ रेड लाइंस हर बड़ी पावर्स की होती हैं। कोई मोरालिटी, कोई ज़ाब्ते, कोई दायरे होते हैं। लेकिन अब अमेरिका पर भी खुलकर जो इजराइल का रंग है वो चढ़ चुका है कि वो भी एक गैंगस्टर लाइक जो है वो बिहेव कर रहा है। और जैसे डाकू होता है ना, उनका काम यह है कि एक को लूटा, एक पर हमला किया, वहां से लूट मार कर दी, फिर 10 दिन निकल गए। तो इनका भी अब यही काम है, एक नेशन पर हमला करो, वहां से लूट मार करो, फिर अगली नेशन पर चढ़ दौड़ो। तो अब जनाब अली CNN छाप रहा है, और चाइनीज सैटेलाइट इमेजेस हैं, CNN छाप रहा है। इतनी बड़ी ये हजीमत अमेरिका और इजराइल को हो रही है। एक ईरान है, उसके ऊपर सारी दुनिया हमलावर है। और उसकी प्रेसिजन का जरा लेवल देखिए। CNN को कहना पड़ा है कि भाई रडार जो बेसिस हैं, हाउसिंग की US मिसाइल इंटरसेप्टर्स हिट इन जॉर्डन एंड यूई, सैटेलाइट इमेजेस शोज। तो ये अमेरिकी सैटेलाइट्स ने CNN को इमेजेस नहीं दिए, ये चाइनीज सैटेलाइट्स है। तो CNN कंफर्म कर रहा है कि यूई और जॉर्डन के अंदर जो की रडार्स लगे हुए हैं, वो पूरी अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी को चलाते हैं, वो ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिए, उड़ा दिए। बहुत बड़ी हजीमत इनको उठाना पड़ी है। फिर एक और मीडिया देखिए, ईरानियन स्ट्राइक डैमेज US मिसाइल डिफेंस रडार्स इन जॉर्डन एंड यूई। देखिए ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए कि ये रडार्स और थार ये डिस्ट्रॉय होंगे तो ईरान को एक मुकम्मल, आप कह लें कि एक ज्यादा स्पेस मिलेगी एक कामयाबी के साथ मजीद हमले करने के लिए। अब उनको मिसाल के तौर पे अगर वो 20 ड्रोन्स भेजते हैं तो उसमें से 15 ये होते हैं कि उन्होंने एयर डिफेंस को ओवरवेल्म करना है और 5 ने पेनिट्रेट करना है। तो फिर जब ये खत्म हो जाएंगे या बहुत हद तक ये कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर उनको ये जो ओवरवेल्म करने के लिए ड्रोन्स और मिसाइल चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो बस भेजेंगे और वो जाकर टकराएंगे। सही है। तो इसलिए ईरान अंधाधुंध नहीं जा रहा। ईरान अपने रिसोर्सेज को भी बचा के बैठा हुआ है। आज उन्होंने कहा कि हमने 600 मिसाइल फायर किए। दैट मीन्स कि उनके पास 3035 मिसाइल अभी हैं। 7वां दिन है एंड दे हैव फायर्ड 600 मिसाइल्स। तो जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मिसाइल की तादाद और कम कर लेंगे, और फिर जो हैवी डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स हैं वो निकाल लेंगे। तो वो एक एक भी चलेगा यहां से तो परखच्चे उड़ा देगा, बस यूं समझ लीजिए। तो इसको आप जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। की रडार ये सिस्टम्स हैं, ये यूएई के अंदर, जॉर्डन के अंदर, ये पूरी अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी और जो रीजनल एयर डिफेंस है उसको ये सपोर्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि पूरी अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी इसी तरह से कोऑर्डिनेटेड है, इसी तरह से वो ऑपरेट करती है। तो ये रीजनल एयर डिफेंस के लिए जरूरी था ये जॉर्डन का जो रडार है। और ये ईरान से 800 किलोमीटर दूर है ये बेस, जिसको ईरान ने जब वो हिट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि 800 किलोमीटर दूर जाकर ईरान इतनी प्रेसिजन के साथ हिट कर रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये बेस जो है वो हब है अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। तो एक और मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अगर आपके पास थार्ड बैटरीज मौजूद हैं, अगर आपके पास इंटरसेप्टर मिसाइल्स मौजूद भी हैं, अगर एक भी इस तरह का कोई रडार हिट हो जाता है तो ये थार्ड सिस्टम काम नहीं कर सकता। बहुत लो लेवल के ऊपर जाकर काम करेगा, 20%, 15% इसकी ये इफेक्टिवनेस जब रह जाएगी। क्योंकि रडार होगा तो वो डिटेक्ट करेगा ना, रडार होगा नहीं तो डिटेक्ट कैसे करेगा। तो फिर खलीज फारस में, कतर में वो भी रडार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है टूवर्ड्स जॉर्डन एंड इजराइल। जो कतर में रडार्स हैं, खलीज फारस में, कुवैत में हैं, बहरीन में हैं, वो बताते हैं कि इजराइल को कि इधर से मिसाइल आ रहे हैं। तो वो भी गए और ये भी गया। तो ये इसको बहुत बड़ा ऑपरेशनली सिग्निफिकेंट इवेंट बताया जा रहा है, बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट इसको बताया जा रहा है कि ईरान ने ये काम। तो रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे हैं चाइना की मदद से। ईरान ने अपनी ताकत इस्तेमाल की, ईरान ने ये सिस्टम्स बनाए कई सालों की तैयारी के बाद। ईरान का ये क्रेडिट है कि उसने किस तरह से बचा के रखने हैं अपने रिसोर्सेज को, ये सारा उसका क्रेडिट है। लेकिन चाइना ने उन तमाम सिस्टम्स को अपग्रेड करने में मदद किया। अगर चाइना की ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट और सैटेलाइट आर्मी और ये सारा शामिल ना होता तो फिर ईरान शायद इस तरह से जंग ना लड़ सकता।
तो बुनियादी क्रेडिट ज़ाहिर है ईरान का है, रहेगा, लेकिन चाइना ने जो आकर मजबूत किया उन हाथों को और अपग्रेड किया है ईरानियन सिस्टम्स को, ये उनका बहरहाल जो क्रेडिट रहेगा। और इसी वजह से जो रूल्स ऑफ द गेम्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो बैटरीज भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, रेडार्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। वाइडर कैंपेन अगेंस्ट यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान ये कह रहा है कि अब हम मजीद इसको एक्सपैंड भी करने जा रहे हैं और अमेरिकी सर्विलेंस, कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला, तमाम अरब ममालिक के अंदर ये हिट किया जा रहा है इन अमेरिकी एसेट्स को। ईरान एक्सपैंड्स स्ट्राइक्स अगेंस्ट यूएस बेसेस अक्रॉस रीजन, उन्होंने जनाब बढ़ा दिया है और वो कह रहे हैं मजीद एस्केलेशन जब वो करते चले जाएंगे। और ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे गए हैं तल अवीव पर, और खैबर शिकन मिसाइल जब उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और क्लस्टर जो म्यूनिशंस है वो देखा गया है वहां पर गिरते हुए। तो तल अवीव धमाकों से गूंज उठा है। यरूशलेम में जो इनकी सारी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, ईरान ने बताया है कि हम एक लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि अभी वो हमारे वेपन्स जो हमारी इनोवेशन का शाहकार हैं, जो हमारी इंजीनियरिंग का शाहकार हैं, वो तो अभी हमने लाने हैं, वो अभी आपको आते हुए नजर आएंगे। अभी हम वो भी इंट्रोड्यूस है वो करवा रहे हैं। तो एक फाइटर जेट गिराने की वो कंफर्म कर रहे हैं और 600 मिसाइल बता रहे हैं कि हमने चलाए। हिजबुल्लाह ने हाइफा जो नेवल बेस है उसको हिट किया है और ऑपरेशंस को हिजबुल्लाह जो एस्केलेट कर रही है। रॉकेट बैराजेस उन्होंने फायर किए हैं, आर्टिलरी शेलिंग वो कर रहे हैं, इजरायली मिलिट्री के साथ ऑन ग्राउंड वो इंगेज कर रहे हैं। गुलान हाइट्स को उन्होंने निशाना बनाया है, जो रफाएल इंडस्ट्री है उसको निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह भी रेडार्स को हिट कर रही है ताकि ये जो इनका एयर डिफेंस है इसको सबसे पहले जो डैमेज किया जाए। जैसे वो ईरान का एयर डिफेंस डैमेज कर रहे हैं तो ईरान भी उनका कर रहा है। इस तरह की जंग कभी अमेरिका और इसराइल ने किसी ओआईसी मुल्क के खिलाफ कभी नहीं लड़ी है। तो इसराइल ने कभी जाकर चीन और नॉर्थ कोरिया पर हमला नहीं करना था, इसराइल ने ओआईसी के ऊपर ही आलमी जंग छेड़नी थी, जो उन्होंने छेड़ दी है। और कल को बढ़ते बढ़ते इसका स्केल बढ़ भी सकता है, कोई चिंगारी किसी मुल्क को बरहरास भी इस जंग में ला सकती है, किसी मशरक की बड़ी पावर को। लेकिन बात यह है कि आलमी जंग उन्होंने छेड़ दी। जिन मुल्कों पे उन्होंने एक्सपैंड करना है, जिन मुल्कों पे उन्होंने रिसोर्सेज लूटने हैं, तो उन पर तो वो एक्सपैंड कर चुके हैं। और इसी से ज़ाहिर है कि जो मशरक की बड़ी पावर्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी इन मुल्कों के गिरने से। तो इसी दरमियान मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कन्फ्रंटेशन हुई है। आर्टिलरी और रॉकेट्स जब फायर किए हैं, 5 किलोमीटर हिजबुल्लाह करेगा यहाँ से निकल जाए, सेटलर जब इवैक्यूएट करें, और ज़ाहिर इससे प्रेशर जब नेतन्याहू की गवर्नमेंट पर जब बढ़ेगा। तो ये ताज़ा तरीन इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। आप अपने राय से रुका करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।